हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर फ्रॉम विवियन लाइब्रेरी एकेडमी झज्जर फॉर कॉमर्स एक्सीलेंस। बेटा, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने +1 कॉमर्स के एडमिशन स्टार्ट कर रखे हैं। अब तक जिन बच्चों ने कॉमर्स में एडमिशन नहीं लिया है और जो कॉमर्स के लिए अच्छा इंस्टीट्यूट सर्च आउट कर रहे हैं, तो दे आर मोस्ट वेलकम इन विवियन एकेडमी झज्जर फॉर कॉमर्स एक्सीलेंस। राइट, इसमें हम 11th में आपको स्कूलिंग के साथ साथ CA, CS, CMA और जो 12th के बाद आपका CUT का एग्जाम होता है उसकी प्रिपरेशन साथ कराते हुए चलते हैं। यदि आपको कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आपको बैकअप सपोर्ट अवेलेबल है। क्लासेस आपकी मॉर्निंग में 9 से लेके इवनिंग में 5:30 तक चलेगी, जिसमें आपको 11th की क्लास के साथ जो CA का सिलेबस है वो भी साथ साथ कराया जाएगा। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो तो दे कैन कॉन्टेक्ट टू अस 9671925624 पर। ठीक है। अब बात करते हैं अपना जो मोटिव हमने लेके ये क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। हमारा मोटिव है कि हम NCERT क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक कंप्लीट करें एज ए सिलेबस के तौर पर, ताकि वो बच्चे जो कहीं ट्यूशंस नहीं लगवा सकते उनको एक बेनिफिट मिल सके। ये क्लासेस आपकी कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जांपल्स प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस क्लास के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मैक्सिमम चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन दोस्तों को भी बुलाइए इन क्लासेस के लिए जो अब तक जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, ताकि जो अब तक हमने 33 क्लासेस के ली हैं वो क्लासेस जो है वो देख सकें और उसके बाद 34th क्लास में साथ कंटिन्यू कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमने लास्ट टाइम जो है क्वेश्चन नंबर 28 होमवर्क के लिए आपको दिया था, इलिस्ट्रेशन 28 आपको होमवर्क के लिए दिया था। होप्सो कि आपने ये क्वेश्चन करके देख लिया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रहा है तो प्लीज वो मुझे कांटेक्ट जरूर करें, मुझे बताएं कि सर इस क्वेश्चन में ये पॉइंट हमें जो है दिक्कत कर रहा है। ये इसकी जनरल एंट्रीज थी, है ना। ये कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और अलग अलग अकाउंट बनाए गए हैं, लेकिन हमें अलग अलग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। हम इकट्ठे एक अकाउंट बना सकते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट और इनकी बैलेंस शीट। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नया टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होने वाला है इसके अंदर, दैट इज रिलेटेड टू change in change in प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। एज यू नो दैट इनिशियल क्लासेस में मैंने इस टॉपिक के बारे में काफी डिटेल से डिस्कस भी किया था, लेकिन क्योंकि हमारे चैप्टर 2 NCERT बुक में सबसे आखिरी में ये टॉपिक दिया गया है 2.9 पर, तो चलिए इस टॉपिक को एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि हमारे प्रीवियस वन का जो है वो रिवीजन हो जाए। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझने की कोशिश करिए। जब भी हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बात करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है रिकॉन्स्टिट्यूशन। मैंने रिकॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे केसेस आपको लिखवाए थे, उनमें एक रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस ये भी था। रिकॉन्स्टिट्यूशन किसका? ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन। एक केस ये भी था कि अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाए तो हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल का, है ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का, लॉसेस का, या कैसे हम गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, ठीक है बेटा, आप चले जाओ। सो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम बात करें तो समटाइम्स द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म डिसाइड टू चेंज देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विदाउट एनी एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अब तक हमने जो क्वेश्चन किया वो एडमिशन के किए, जिसमें एक नया पार्टनर आता था, लाभ अनुपात बदल जाता था। अब बिना एडमिशन या रिटायरमेंट के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। दिस रिजल्ट्स इन a gain of additional share in future profits of the firm for some partner, while a loss of a partner, a part thereof for the other partner। यानी कि यहाँ किसी के लिए तो कुछ गेन होगा, किसी के लिए कुछ सेक्रीफाइस होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ABC जो है वो पार्टनर है एक फर्म के अंदर, वो लाभ हानि को बांटते हुए पार्टनर है बेटा 8:5:3 में। It is felt that A will no more be able to actively participate in the affairs of the firm। ये महसूस किया गया कि A जो है ना अब एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में hence with the effect from अप्रैल 1 2007 they decided that in future they will share the profit in the ratio of 5:6:5। सो उन्होंने अपना लाभ हानि अनुपात बदलने का डिसीजन लिया। तो इसके अकॉर्डिंगली अब देखने में तो हमें देखिए क्या लगता है, ये है 16 और ये है हमारे पास 8 और 5 13 और 3 16। ठीक है, प्रॉफिट का शेयर जो था वो 16 था, वो 8 5 3 में बांटते थे। आज भी उनके पास 16 रुपए प्रॉफिट है, वो 5 6
5 में बांटते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करें तो ये पहले 8 रुपये लेता था और आज ये 5 रुपये लेता है, तो सीधी सीधी बात है ये 3/16 क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ये पहले 5 लेता था, ये आज 6 लेता है, तो मतलब ये 1/16 क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ये पहले 3 लेता था, आज 5 लेता है, इसका मतलब है 2/16 गेन कर रहा है। क्योंकि बेस बराबर था तो डायरेक्ट कंपैरिजन करना इजी हो गया, या ओल्ड में से न्यू माइनस कर दें, ओल्ड में से न्यू माइनस कर दें, तो भी आपका रेशियो आपके सामने निकल आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर ओल्ड में से न्यू माइनस करना है, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे तो सेक्रीफाइस, और नेगेटिव आएंगे तो गेन। और अगर न्यू में से ओल्ड माइनस कर दें तो, यानी कि आप यूँ कह सकते हो कि आप एक वर्ड याद रखिएगा, SONG, सॉन्ग। यहाँ पर इज इक्वल टू का निशान है, यहाँ पर भी इज इक्वल टू का निशान है माइनस में। अब एस मतलब सेक्रीफाइस, और ओल्ड माइनस में न्यू, ये जब ऐसा आएगा तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है। और अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो उसको हम क्या कहेंगे, सेक्रीफाइस से कहेंगे। लेकिन रिजल्ट आपका माइनस आया तो हम उसे क्या कहेंगे, गेन कहेंगे। ठीक है। और ये गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, तो हम यहाँ पर अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो उसे गेन कहेंगे, और रिजल्ट माइनस में आया तो उसे हम सेक्रीफाइस कहेंगे। यह बात आपको ध्यान रख के चलनी है। इन सच a situation the loss and gain in the value of goodwill if any will have to be adjusted। ठीक है। गुडविल में कोई इस तरीके का गेनिंग सेक्रीफाइस है तो उसे एडजस्ट करते हैं। दिस इज डन बाय crediting sacrificing partners and debiting gaining partners with appropriate amounts. As it is explained earlier, in the context of the admission of a new partner, any change in the profit sharing ratio, like admission of a partner, may also involve adjustment in respect of revaluation of assets and liabilities, transfer of accumulated profit losses to the partners capital account in the old profit sharing ratio, and adjustment of partners capital counts if specified, so as to make them a proportionate to new profit sharing ratio. All this is done in the same way as in the case of admission of a partner. तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर भी हमें वो सारी एडजस्टमेंट वैसे ही करनी होती है जैसे हम एडमिशन के केस में करते हैं। बस फर्क यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पार्टनर नया नहीं है, ना ही कोई पार्टनर रिटायरमेंट दे रहा है, सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ है। आइए इसको इलिस्ट्रेशन 29 से समझने की कोशिश करते हैं। इलिस्ट्रेशन 29, दिनेश, रमेश एंड सुरेश, 3 पार्टनर हैं, दिनेश, रमेश एंड सुरेश, in firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They decided to share the profits equally with effect from 1 अप्रैल 2015 and their balance sheet as on 31 मार्च 2016 was as follows। उनकी बैलेंस शीट हमें इस तरीके से दी गई है। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए गए हैं, जनरल रिजर्व दिए गए हैं, पार्टनर के लोन दिए गए हैं दिनेश एंड रमेश, पार्टनर कैपिटल दिया गया है दिनेश, रमेश एंड सुरेश। ठीक है। ये लोन है, ये इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है। कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स, टोटल मिलाकर 5,50,000 रुपये, 5,50,000 रुपये का बैलेंस दिया गया है। क्या कहा गया है, देखिए ये कहता है इट वाज डिसाइडेड दैट, ये डिसाइड किया गया, द फिक्स्ड एसेट्स शुड बी वैल्यूड एट ₹3,31,000। तो फिक्स एसेट्स मेरे पास कितनी है पहले बेटा, 2,80,000 की है। अब ये वैल्यू 331 हो गई, तो 20 + 31 51,000 से हमारा जो है फिक्स एसेट्स वो क्या हो गई, रेज हो गई। तो रिवॉल्यूशन में ये कैसे एंट्री आ जाएगी हमारी, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट हुआ है हमें 51,000 का, 51,000 का। ठीक है। प्रोविजन ऑफ 5% और सन्ड्री डेटर बी मेड डाउटफुल्स, तो डेटर से हमारे पास 60,000 के 5% प्रोविजन हो गया 3,000 रुपये का, 3,000 रुपये का डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बना लेंगे तो ये हमारा हो गया लॉस, लॉस हो गया तो ये आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बैड डाउटफुल डेट्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेरे पास, goodwill of the firm at this date will be valued at 4.5 years purchase of the average net profit of last 5 years, which were 14,000, 17,000, 20,000, 22,000, 27,000। तो सबको जोड़ेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसका 4.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो गुडविल आ जाएगी। ये हो गया 10, 20, 20 और 20 40 और 20 60, 60 और 20 80, 60 और 20 80, 7 और 2 9, 9 और 7 16 और 4 20, 20 ये हो गए तो 1 लाख, 1 लाख रुपए डिवाइडिंग बाय 5, तो 20,000 इज योर एवरेज प्रॉफिट, इनटू में 4.5, इनटू में 4.5 हमारा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 90,000। सो 90,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फॉर्म। अब इस गुडविल की वैल्यू में हम नए पार्टनर जो
गेनिंग सैक्रिफाइस आएगा उसको निकालेंगे और उसकी एंट्री पास करेंगे, है ना। तो बाद में देखेंगे क्या है। वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू रुपीज, वो 1,12,000 रुपये, स्टॉक की वैल्यू 1,12,000 तक घट गई। स्टॉक था कितने का हमारे पास, स्टॉक था हमारे पास 1,20,000 का, और ये 1,12,000 तक घट गया, मतलब 8,000 से घट गया, तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट। कितने से घट गया, 8,000 से। कितने से घट गया, 8,000 से। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गुडविल वाज नॉट टू बी अपीयर इन द बुक्स, गुडविल पहले से कुछ भी अपीयर नहीं है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो चलिए कौन कौन सी एंट्री होंगी आइए देखते हैं। पहली एंट्री हमने कर ली फिक्स एसेट्स की। दूसरी हमें समझ में आ गई रिवॉल्यूशन टू स्टॉक टू प्रोविजन, 8 और 3 11,000 रुपए के साथ। तीसरी एंट्री में प्रॉफिट लॉस निकाला और बांट दिया, क्योंकि रिवॉल्यूशन की कोई और एंट्री थी नहीं। अब बुक्स में हमें दे रखा है इधर जर्नल रिजर्व, तो जर्नल रिजर्व को बांटने की एंट्री क्या हो जाएगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिनेश रमेश एंड सुरेश, और रेशो हो जाएगा ओल्ड रेशो, दैट इज 3-3-2, और ये भविष्य में बराबर बराबर बांटेंगे, तो 3-3-2, तो ये है पुराना रेशो, और बराबर बराबर बांटेंगे तो ये है इनका नया रेशो। तो बेस बराबर करके क्या निकाल लेंगे हम, इनका सेक्रीफाइस या गेन निकाल लेंगे। क्लियर है, सेक्रीफाइस या गेन। तो 3 से गुना कराएंगे तो ये आ जाएगा 9, 9, 6 बराबर में 24, और ये आ जाएगा 8, 8, 8 बराबर में 24। तो 1/24, 1/24, 2/24। तो ये तो हो गया इनका सेक्रीफाइस, ये हो गया इनका गेन। तो सेक्रीफाइस हो गया 1:1 में, राइट। तो गुडविल का हिस्सा हिस्सा निकालेंगे और बांट देंगे। गुडविल का हिस्सा निकलेगा और बट जाएगा, क्या एंट्री कर देंगे आइए देखते हैं। जर्नल रिजर्व को तो हमने बांट दिया 3-3-2 में। अब ये है गुडविल का, गुडविल कितनी आई थी हमारी, गुडविल आई थी हमारी 90,000। 90,000 में 1/24, 1/24, यह आ जाएगा 24। 24 से अगर इसको भाग करते हैं, 1/24, 2/24 और 1/24, तो 12 से भी कर सकते हैं हम। 12 7 84, 12 5 60, 7500 रुपये जो सुरेश के हिस्से में आ जाएंगे, और दिनेश और रमेश के हिस्से में आधे आधे आ जाएंगे, क्योंकि बराबर बराबर सेक्रीफाइस से कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी एंट्री। ये वर्किंग नोट है आपका, गेनिंग सेक्रीफाइस निकालने का तरीका वही है जो हमने अडॉप्ट किया है। गुडविल की वैल्यूएशन देख लीजिए 90,000 रुपीज की, है ना। और ये इनका शेयर निकाल कर जनरल एंट्री हमने पास कर दी। ये इनके वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट बन जाएंगे। कैपिटल दे रखी थी 1,80,000 70,000। प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन हमने बांट दिया, और जनरल रिजर्व हमने बांट दिया, और गुडविल की एंट्री हमने इसके अकाउंट में डाल दी। जो बचा वो कैपिटल का बैलेंस। नाउ दिस यूज दिस बैलेंस इन द न्यू बैलेंस शीट। कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स में से प्रोविजन कट जाएंगे, स्टॉक वैल्यू रिवैल्यूड हो जाएगा, फिक्स एसेट्स भी रिवैल्यूड हो जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स एज इट इज, पार्टनर लोन एज इट इज, कैपिटल जो नई आई है उनको जोड़ देंगे। तो इस तरीके से इनके कैपिटल अकाउंट हमारे मेंटेन हो जाएंगे। तो होप सो कि ये आपको सारे के सारे, क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट पहले बना चुके हैं। देखिए चेंजेस कहाँ करना है, जहाँ चेंजेस हुआ है, जैसे फिक्स एसेट्स में, स्टॉक में, है ना, इनमें चेंजेस हुआ है, डेटर्स में चेंज हुआ है, तो वहाँ चेंजेस करना है। जो चीजें बढ़ चुकी हैं वो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। तो होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा यूनिट 2 चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसके कल जो है बचे हुए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर नजर डालेंगे। ये जो पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है, इसमें बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा है, आइए उसका तो समरी पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमने इसमें पढ़ा है बेटा, पहला पॉइंट हमने इसमें पढ़ा है मैटर्स रिक्वायरिंग एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो कौन कौन से वो मैटर्स हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेज, कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इफ एग्रीड। इन सब चीजों में हमें यहाँ एडजस्टमेंट करनी पड़ी है। दूसरा हमने पढ़ा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है। तीसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में हमने यहाँ सीखा है, ये अलग अलग केसेस में गुडविल कैसे ट्रीट की जाती है। देन उसके बाद हमने इस चैप्टर में क्या सीखा बेटा, उसके बाद हमने चैप्टर में सीखा है एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज के बारे में, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में, डिटरमाइनिंग एंड एडजस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल के बारे में, और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर के बारे में। तो ये कुछ हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इनको आपने करके देखना है।
देन ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपके साथ डिस्कस कर चुका था, करीब करीब 20 या 22 तक। 22 हमने कर लिया था, 23, 24, 25, 26 मैंने आपको एज ए होमवर्क के तौर पे दिया था। तो 27, 28, 29, 30 और 31, 32, 33, 34, 35, 35 तक क्वेश्चन है। 26 तक हम लोग इसमें कर चुके थे, है ना। 26 तक हम लोग कर चुके थे, 25 तक, 26 मैंने आपको एग्जांपल होमवर्क के तौर पे दिया था। तो कल हम लोग 27वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से लेके और 30 तक या 32 तक करने की कोशिश करेंगे। तो 2 दिन और हमारे इस पे लगने वाले हैं। फिर उसके बाद हम कंप्लीट जो है एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, जो ये एडमिशन एंड चेंज ऑफ जो है, इसके एमसीक्यू की क्लास लेंगे। तो उस क्लास में हम देखते हैं कि कितने बच्चे जो है कॉन्सेप्ट को सीख पाए हैं और कितने बच्चे उसको जवाब प्रॉपरली दे पाए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई बात पूछनी हो, तो दे कैन आस्क। और अगेन मेरी आपसे अपील है, क्लास के लिंक को अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। उन्हें मैक्सिमम बताइए क्लासेस आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है और किस तरीके से क्लासेस के बेनिफिट ले रही है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।